तो नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं पार्लियामेंट सेशन खत्म हो गया है और पार्लियामेंट में जिस तरह से चर्चाएं रही हैं, जिस तरह से हंगामा रहा है, उसने कई सारे प्रश्न उठा दिए हैं और साथ ही एक महत्वपूर्ण विधेयक इस पूरे सत्र के अंदर पास हुआ। मनरेगा के बदले में जो एक नई योजना भारत सरकार के द्वारा ली गई है वह दोनों सदनों में पास हुआ और उस पर तमाम विवाद सामने आया है। खासतौर से विपक्ष के सांसदों ने, कांग्रेस ने सरकार पर मजदूरों की जो स्कीम थी मनरेगा उसे बड़ा कमज़ोर करने का आरोप लगाया है और कहा कि राज्य सरकार पर बड़ा इसका आर्थिक बोझ पड़ेगा, उसके दुष्परिणाम सामने आएंगे और लगातार ये बड़ा ऐसा विषय बन गया जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव का कारण बना और ये आज भी चर्चा में है। कांग्रेस ने घोषणा भी की है, हम लगातार इस पर अपना विरोध प्रदर्शन सत्र बंद होने के पश्चात भी लगातार पूरे देश के अंदर आयोजित करते रहेंगे, प्रदर्शन करेंगे, विभिन्न प्रदेशों में जाकर उसके रैलियाँ करेंगे, तमाम प्रदर्शन करके उन मजदूरों के साथ उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जगमोहन शाकाल जी हैं। शाकाल जी, क्या लगता है मनरेगा जितने वर्षों से हम देख रहे हैं, मनमोहन सिंह जी के जो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उनके कार्यकाल की बड़ी महत्वपूर्ण योजना रही और हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था विफलता का स्मारक इसका कहा था उन्होंने, कांग्रेस की विफलता का स्मारक है। लेकिन कोविड के टाइम हमने देखा कि इस योजना के द्वारा गाँव में, ग्रामीण में मजदूरों को बड़ा काम मिला और बड़ी एक मदद मिली उन गरीब तबके को। अब जो पूरा योजना को बदल दिया गया, नाम भी बदल दिया गया, इसको किस तरह से आप देखते हैं और इसकी आवश्यकता क्या थी? शुक्रिया प्रशांत जी। देखिए, मनरेगा को जब लागू किया गया था कांग्रेस के द्वारा, मनमोहन सिंह जी द्वारा, तो उस समय मुख्यमंत्री गुजरात के माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। उन्होंने जब मनरेगा चालू हुई थी तो उसका कहीं ना कहीं विरोध किया था। जब कोविड आया तो इसी मनरेगा को उन्होंने लाभ देकर कहीं ना कहीं मजदूरों को लाभ दिया। अब जो है मनरेगा का नाम बदलने का कारण सीधा सीधा कहीं ना जो है भाजपा की जो विचारधारा जो है ना, वो कांग्रेस की विचारधारा को समाप्त करने की है। उनका मनरेगा से मतलब ये नहीं है मनरेगा क्योंकि गांधी जी के, महात्मा गांधी जी के नाम पे बनाई गई थी, कांग्रेस द्वारा बनाई गई थी, मनमोहन सिंह जी द्वारा बनाई गई थी। तो अब जो भाजपा जो है, जो कांग्रेस की विचारधारा है ना लंबे समय से, उस विचारधारा को धीरे धीरे समाप्त करने के लिए प्लानिंग है। मनरेगा एक मजदूर था, उसको कम से कम उसको अधिकार दिया गया था कि आप भूखे नहीं मरोगे। 365 दिन में 100 दिन कम से कम उसको ये उम्मीद थी कि मुझको रोजगार मिलेगा, कम से कम उसका परिवार भूखा नहीं मरेगा। इस उद्देश्य से केंद्र सरकार ने योजना बनाई थी। अब जो है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस मनरेगा को 125 दिन की बात कर रही है कि उनको रोजगार देंगे, ये सरासर मतलब अन्याय किया जा रहा है। दूसरे तरीके से इसे बंद करने का, इसे कुंद करने का तैयार की जा रही है। मनरेगा वास्तव में जो है अब सरकार की योजना जो है, जो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को कम से कम 40%, 40% जो उस स्टेट के सरकार को पैसा देना पड़ेगा, 60% केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। अब जब किसी प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है, वो 40% कहाँ से देगा? अभी तक कांग्रेस के समय से जो मनरेगा का पूरा पैसा था वो केंद्र सरकार द्वारा आता था, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं सरकार जो है कहीं ना कहीं इसको जो मनरेगा स्कीम को बंद करने की प्लानिंग कर रही है। वो भले ही वाली बात करते रहे 125 दिन के, अरे 125 दिन रोजगार कहाँ से दोगे जब प्रदेश सरकार के पास पैसा ही नहीं होगा, 40% पर पैसा ही नहीं होगा, तो आप 125 पैसे कैसे दोगे? और जबकि प्रशांत जी अगर बात करो, आप 100 दिन की बात कर रहे हो, अगर आंकड़े पे जाओ तो आपने कम से कम 42 दिन का मैं समझता हूँ आंकड़े निकल के आ रहे हैं। शाकाल जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही। और जैसा कि रोजगार 100 दिन की जो गारंटी थी, उसमें गारंटी अधिकार दिया गया था रोजगार का आपको 100 दिन का कम से कम उस योजना के अंदर। और जैसा आपने गांधी जी का नाम जोड़ा हुआ था, तो गांधी के नाम से तमाम जगह जब प्रधानमंत्री जाते हैं उनकी प्रतिमा के नतमस्तक भी होते हैं। चरखा चलाते हुए भी उनके गांधीनगर में वहाँ जब जाते हैं गांधी आश्रम में, तो चरखा चलाते हुए उनकी फोटो वीडियोज़ भी हैं। तो ऐसे में जिस गांधी के है दुनिया में जाकर उनके प्रतिमा से नतमस्तक होते हैं, इसमें गांधी का नाम हटाने की आवश्यकता क्या थी? दूसरी बात, रोजगार जब 100 दिन का नहीं दिया जा रहा उस योजना के अंदर, यहाँ पे 125 दिन की आप कैसे बात कर रहे हैं? तो तमाम सवाल जैसे आपने उठाए और साथ ही राज्य सरकार पर अगर आर्थिक बोझ बढ़ता है, क्या राज्य सरकार इस कैपेसिटी में है उस आर्थिक बोझ को उठाने की, या उनकी अर्थव्यवस्था इस पर बड़ा एक गंभीर प्रश्न उनकी अर्थव्यवस्था में खड़ा होगा इस पूरी स्कीम से? क्या लगता है? देखिए, जहाँ के प्रदेश में भाजपा की सरकार होगी वहाँ केंद्र उसे दूसरे तरीके से पैसा दे देगी और उस प्रदेश को कहीं ना कहीं मनरेगा के माध्यम से लाभ मिल सकता है उस प्रदेश में। लेकिन जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होगी, अन्य पार्टी की सरकार होगी, तो 40% का जो बाहर है ना, वो प्रदेश नहीं उठा पाएगा क्योंकि उसे दूसरे तरीके से कहीं लाभ नहीं दिया जाएगा। कारण क्या है? केंद्र सरकार कहीं ना कहीं अब जिस प्रकार से योजना लेकर आ रही है, मनरेगा जो महात्मा गांधी जी की आत्मा की इसके द्वारा स्कीम बनाई गई थी, महात्मा गांधी के नाम पर एक उम्मीद के नाम से मनरेगा बनाई गई थी। एक था, भरोसा था कि मजदूर इस देश का मजदूर है, कम से कम भूखा नहीं सोएगा, उसका परिवार भूखा नहीं सोएगा, उसे कम से कम उम्मीद थी कि 100 दिन उसको रोजगार मिलेगा। लेकिन अब जो जिस प्रकार से
केंद्र सरकार, भारतीय जनता की पार्टी की सरकार कह रही है 125 दिन का हम रोजगार देने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं यहाँ पे एक नया उसमें सबूगा छोड़ दिया है कि 40% जो है वो उस प्रदेश की सरकार कम से 40% देगी, केंद्र सरकार 60% देगी। बहुत सी सरकारें ऐसी हैं जिनकी स्थिति माली स्थिति खराब है। बिहार तो विशेष पैकेज मांगता है। बिहार ऐसा राज्य है जो घुमारू राज्य है, आज भी उसकी अर्थव्यवस्था इस लायक नहीं है, और वहाँ पे 10,000 की उन्होंने स्कीम दे रखी है चुनाव से पहले। ये तो उसका बोझ उस पर है। दूसरा, इस तरह का बोझ और बढ़ेगा तो बिहार जैसा राज्य जो लगातार विशेष पैकेज की मांग करता रहा है सरकार से, केंद्र सरकार से, उसकी स्थिति क्या मानते हो आप, क्या होगी? देखिए प्रशांत जी, वास्तविकता मनरेगा का मतलब है मजदूर के लिए। मजदूर का मतलब है बिहार हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, ऐसे राज्य के लिए ये मतलब ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। और जिन प्रदेशों की स्थिति पहले से ही खराब है, वास्तव में माली स्थिति खराब है, जो स्पेशल सरकार से केंद्र से पैसा मांगती है उस प्रदेश को बदलने के लिए, रूपरेखा बनाने के लिए, वहां पर कैसे लागू हो पाएगी जिस प्रकार से सरकार इसमें संशोधन करने जा रही है। मैं समझता हूं वास्तव में अब जो मजदूर को जो गारंटी थी ना 100 दिन की, मुझे 1 दिन की भी गारंटी अब मुझे नहीं लगता ये सरकार के द्वारा प्लानिंग की जा रही है। अच्छा, इसमें शाकाल जी एक महत्वपूर्ण विषय और है इसके अंदर, योजना के अंदर पहले जो मनरेगा था उसमें एक प्रावधान था गाँव की आवश्यकता के अनुसार, वहाँ का जो प्रधान था, वहाँ का जो ग्राम समाज था, वो तय करता था कि कौन सा काम हमें करवाना है, कौन सा काम हमें नहीं करवाना। तो गांव की ज़मीनी हकीकत जानकर वहाँ के जो लोकल लोग थे, ग्राम समाज था या प्रधान था, वो उसके तय करते थे कौन सी योजना पे काम होना है। अब इसमें जो बताया जा रहा है उस सेंटर गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा, दिल्ली से तय होगा कौन सा काम करवाना है। तो ज़मीनी हकीकत को कैसे सरकार वहाँ पर देखेगी, कौन सी आवश्यकता है वहाँ की ज़मीन की, कौन से काम की आवश्यकता है, दिल्ली से कैसे वो रेगुलेट हो सकती है, जो कि वहाँ की जो लोकल परिस्थितियाँ, उसको क्या लगता है आपको, क्या ये बड़ा एक मुश्किल होने जा रहा है? देखिए प्रशांत जी, मुश्किल नहीं होने जा रहा। देखिए आप अगर किसी क्षेत्र का अगर कोई कार्य होगा तो वहाँ का क्षेत्रीय विधायक, मतलब जो क्षेत्रीय प्रधान के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। केंद्र सरकार की प्लानिंग कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अब लग रहा है कि पीएम हाउस से प्लानिंग होगी, पीएम हाउस से अगर प्लानिंग होगी इसकी योजना की, तो इसका मतलब लगता है कि हो सकता है अडानी अंबानी जैसी बड़ी संस्थाओं, बड़ी कंपनियों को इनका ठेका दिया जाए। क्या अब प्रदेश में, अगर किसी प्रदेश में, बिहार में या उत्तर प्रदेश, झारखंड या अन्य किसी प्रदेश में मनरेगा के नाम पे अगर कोई योजना चलाई जाएगी, यानी कार्य किया जाएगा, ठेके पे किया जाएगा, तो हो सकता है इनकी प्लानिंग हो कि केंद्र के अधीन अब किया जाएगा। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है। मुझे लगता है जिस प्रकार से मतलब उद्योगपतियों को कहीं ना कहीं व्यवस्था दी जा रही है, मुझे लगता है कि वो अब जो मनरेगा जो है वो उद्योगपति चलाएंगे। बड़ी महत्वपूर्ण आपने बिंदु उठा दिया चर्चा के अंदर कि मनरेगा हो सकता है कॉर्पोरेट हाउस के हिसाब से डिजाइन की जा रही है अब नई योजना इसमें, और मजदूरों को भी कहीं ना कहीं उस उद्योगपतियों के अंडर में कहीं ना कहीं लाने की प्लानिंग हो आने वाले समय में। एक महत्वपूर्ण मुद्दा और पूरे पार्लियामेंट में इस बार सेशन में दिखाई दिया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बहन भाई की जो जोड़ी कही जाती है, उनके भाषण से, उनके थीके हमलों सरकार कहीं ना कहीं बड़ी असहज रही है। राहुल गांधी की अगर बात करें, वो एकदम सीधा अग्रेसिव मोड में रहते हैं और बड़ा तीखे सवाल लगातार, तीखे प्रश्न सरकार से करते हैं। मैं प्रियंका गांधी के जो भाषण की, जो प्रश्न पूछने की जो तरीका है, वो बड़ा एकदम राहुल गांधी से भिन्न दिखाई देता है, लेकिन तीखे कटाक्ष होते हैं प्रियंका गांधी के, मुस्कुराते हुए हल्के अंदाज में वह बड़े तीखे प्रश्न उठा देते हैं, बड़े तीखे कटाक्ष करते हैं। ऐसे में राहुल प्रियंका की जो बहन भाई की जोड़ी है कि सरकार के लिए ज़्यादा और मुसीबत बनती जा रही है, ज़्यादा असहज वाली स्थिति पैदा कर देते हैं सरकार के सामने, वो कि सरकार निरुत्तर हो जाती है उनके दोनों के प्रश्नों के आगे। क्या लगता है? देखिए प्रशांत जी, वास्तविकता ये है, प्रियंका हो या राहुल गांधी हो, वो तथ्यात्मक तर्कों के साथ, वो मतलब एविडेंस के साथ वो सदन में चीज़ें बोलते हैं, इसलिए उसका सामना सरकार नहीं कर दे पाती, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं घुमाने का काम करती है, जुमलेबाजी से चलाने का काम करती है। लेकिन जिस प्रकार से प्रियंका या राहुल, हर किसी जो तथ्यात्मक करो, अगर इन दोनों की बातों, अगर भाषण की बात करो या सदन की बात करो या संसद की बात करो, प्रियंका राहुल के अगर भाषणों की बात करो, तो पुराने जो 10 साल से या 2014 से जब से सरकार बनी है, अगर इन्होंने देखो तो सदन में जो बात कही होगी तर्क के साथ कही होगी। कारण क्या है, जब भारतीय जनता पार्टी ने हेराल्ड मामले को लेकर बहुत तूल मचाया था, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, प्रियंका को बदनाम करने के लिए, राहुल को बदनाम करने के लिए, एक लंबे समय तक हेराल्ड मामले को लेकर चलाया था कि भ्रष्टाचार हुआ, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। जब कोर्ट ने ईडी के इस मामले की चार्जशीट को समाप्त कर दिया, तो उसके बाद अब लगा, देखिए जो वास्तव में जिस चीज़ के नाम पर, हेराल्ड के नाम पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को बदनाम करती आई लंबे समय से, और उसके बाद कोर्ट ने कहा कि ये पूरा का पूरा मामला फर्जी है, यानी कि ईडी की जो चार्जशीट है उसको समाप्त कर दिया गया। तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी तो गलत चीज़ों को दुरुपयोग करके सदन में प्रियंका और राहुल का जो सबसे बड़ा इनके लिए ये समझ लीजिए नासूर बना हुआ है, इनके सवाल का जवाब क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि इनके ये राहुल और प्रियंका का सवाल का जवाब तर्क के साथ दिया सकता है, तथ्यात्मक रूप से दिया सकता है, वो इनके पास है नहीं।
बिल्कुल ठीक बात कही। तरक्की और जब तथ्य सामने होते हैं तो सरकार भी कहीं ना कहीं पशु पेश में मुश्किल में पड़ती भी है। और जिस तरह से राहुल प्रियंका ने हमला किया, तीखा हमला किया, मतलब विपक्ष को भी गोलबंद इस बार पूरे सत्र के अंदर देखा, विपक्ष भी गोलबंद हुआ है, मुद्दों पे एकजुट रहा है। और तमाम ऐसे सवाल थे जो उस पर सरकार बड़ी मुश्किल में फंसती दिखाई दी पार्लियामेंट में। और मनरेगा वाले मुद्दे ने तो सरकार को कहीं ना कहीं घेर लिया, विपक्ष उस पर गोलबंद हो गया है। और विपक्ष ने जैसा कहा है कि हम पूरे देश में इसके ऊपर प्रदर्शन करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, गांव के मजदूरों को उन्हें पहुंचाएंगे सरकार उनके अधिकारों पर कितना बड़ा एक कुठाराघात करने जा रही है। तो मुद्दा हो सकता है आने वाले समय में ज़्यादा और मतलब मुख्य भूमिका में सामने आए आने वाले समय। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार, गरीबों और वंचितों के हितों को नज़रअंदाज कर मनरेगा को कमज़ोर करने की हर कोशिश की, जबकि कोविड के वक्त ये गरीब वर्ग के लिए संजीवनी साबित हुआ। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न पता चलेगा। और लगातार हम जो ज्वलंत विषय हैं राजनीति के, समाज के, उस पर चर्चा भी आने वाले समय में करते रहेंगे। और मैं शाकल जी का बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही शानदार तरीके से उसको परिभाषित किया, पूरे विषय को कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है देश की राजनीति के लिए। इन्हीं शब्दों से चर्चा को विराम भी देते हैं। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और साथ ही कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया को अवश्य लिखें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया से हमें पता चलता है कि हमारी चर्चा को कैसी लग रही है। आपको सुझाव देना चाहते हो वो भी दीजिए, क्योंकि सुझाव हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। पुण्य आग्रह है कि चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपनों को हमारे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन। नमस्कार।